चलिए आज हम बात करते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में बहुत पहले लोग कैसे कैसे केमिस्ट्री का यूज करते थे, किस तरह से किन किन कामों में यूज करते थे। जैसे इसमें दिया गया है कि जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति का प्राचीन सभ्यताओं और पदार्थों के उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों से लगाया जा सकता है। जो कीमिया एक लैंग्वेज है, कीमिया के माध्यम से विकसित हुआ और अंततः कीमिया, हालांकि इजिप्ट मतलब मिस्र से, इसमें कीमिया दिया है, आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ जिसे हम आज जानते हैं, जिसका शब्द केमिस्ट्री मतलब कीमिया से लिया गया है, जिसकी जड़ें अरबी शब्द यानी अल कीमिया और सब होता प्राचीन मिस्र को दिया गया है। इसमें मिस्र इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट, और यूनानी शब्दों में जो कास्टिंग या नील नदी की काली मिट्टी से संबंधित है। अब प्रारंभिक अभ्यास जो दिया गया है वो कीमिया प्राचीन जड़ें इसकी के प्रारंभिक मानव ने खाना पकाने, धातु क्रम मेटल जैसे जिसमें बर्तन जिससे बनते हैं, जैसे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए आग का उपयोग किया और उन्हें रंग मतलब कलर, पुरानी जैसे बहुत सारी पेंटिंग है जिसमें कलर का यूज किया गया था, साबुन और कांच बनाने की तकनीक भी विकसित की गई। अब कीमिया देखो हेलेनिस्टिक काल से ही लोकप्रिय मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग था। इस प्रोटो साइंस में प्रोटो का मतलब होता है पहले और साइंस मतलब विज्ञान। आधार धातुओं को सोने में रूपांतरित करने, जीवन के अमृत की खोज करने तथा पदार्थ की प्रकृति का पता लगाने के प्रयास शामिल थे। कीमिया का प्रभाव, यद्यपि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं था, फिर भी कीमिया ने कई नए तर्कों और रासायनिक प्रयोगों की खोज में योगदान दिया। हालांकि पहले माना जाता था जो इजिप्ट है, यानी इजिप्ट मतलब मिस्र, जहाँ पर कई बार सुना होगा कि मम्मी मतलब जो मर जाते थे लोग उनको पट्टियाँ लपेट के दफन किया जाता था। तो वहाँ पर जब लोग जो वर्क करते थे, जो काम करते थे, उनको सैलरी ना देके लोग शराब देते थे, और वहाँ पर केमिस्ट्री का यूज बहुत किया जाता था। हालांकि एल्कोहल बनाने में भी केमिस्ट्री का ही यूज है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिर दिया है आधुनिक रसायन विज्ञान की ओर बदलाव। आधुनिक मतलब जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न केमिस्ट्री। वैज्ञानिक विधि देखो, इसमें आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास के लिए वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग, जिसमें अवलोकन, फिर प्रयोग, मात्रात्मक माप, जैसे कभी ना कभी पता चला होगा कि 1 किलो आलू लेते हैं, केले दर्जन में लेते हैं, हालांकि कई जगह भी लोग किलो में ही खरीदते हैं। बनाना बहुत जगह भी फॉरेन्स में, विदेशों में लोग किलो के हिसाब से ही खरीदते हैं, लेकिन अपनी कंट्री में क्या है, डजन के हिसाब से मिलता है, दर्जन के हिसाब से मिलता है। अब सबसे पहले देखो इसमें दिया गया है रॉबर्ट बॉयल, जो कि एक साइंटिस्ट थे, 17वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने मिश्रण मतलब मिक्सचर और यौगिक मतलब कंपाउंड के बीच अंतर किया और रसायन विज्ञान को मात्रात्मक विज्ञान की ओर अग्रसर किया। हालांकि तभी से हम धीरे धीरे जानना स्टार्ट किए कि हाँ, हमें खाने में कितना नमक डालना चाहिए, कितने मसाले यूज करना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें हमने जानी। जैसे शरबत बनाना होता है तो सबसे पहले हम पानी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चीनी लेते हैं, चीनी बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, कम क्वांटिटी में होनी चाहिए ना। उसके बाद बात करते हैं एंटोन वन लिवोइजर। अब एंटोनी लिवोइजर, इनको हाँ, जो लिवोइजर हैं इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में अच्छे से जानते हैं, और इन्हें प्रथम आधुनिक रसायनज्ञ मतलब केमिस्ट में से एक माना जाता है। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया था, रासायनिक नामकरण की एक प्रणाली विकसित की। फिर जोसेफ प्रिस्टले आए, हालांकि इसमें प्राउस्ट लिखा है, जोसेफ प्रिस्टले ने निश्चित अनुपात का नियम विकसित किया। फिर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी को इन्होंने
प्रोड्यूस किया। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टली, जोसेफ फ्राउस्ट, अच्छा ओके, ये जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की लगभग 1774 के आसपास। अगर हम फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, मतलब रसायन विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए, तो वह है एंटोनी लिवोइसन। ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, फ्रेंच मतलब फ्रांस के। अब ये क्लास 9th में चैप्टर लगभग दिया गया है। पदार्थ क्या होते हैं? अब पदार्थ जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये पेन है, ये पेन टैब है, ये माउस है, लैपटॉप है, जितनी भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब वजन कुछ होता है, और जो जो स्थान घेरती। अब उसके गुणों और ऊर्जा तथा अन्य पदार्थों के साथ उसकी अंतःक्रिया का आधार की संरचना, स्वरूप और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अन्वेषण करता है। मूलतः रसायन विज्ञान का संबंध परमाणु परमाणु पहले भी पढ़ चुके हैं हम, और अणु के बारे में भी पढ़ चुके हैं, उनकी परस्पर क्रियाओं से है। परमाणु मतलब एटम, और एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी इसमें चीज़ें जैसे एग्जाम्पल में दिखाई दे रही हैं, अब मैटर्स यानी पदार्थ को हम देखो क्या क्या कह सकते हैं, मैटर्स कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, मटेरियल भी कह सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान मतलब वजन हो और जो स्थान घेरती हो। हमने ये रखा टैब, टैब ने इतना स्थान घेरा, तो ये क्या है? पदार्थ। अब पदार्थ बना किससे है? अगर इसको हम तोड़ें और पीस दें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाएगा। हालांकि इतना छोटा बढ़ जाएगा कि हमें आँख से दिखाई भी नहीं हो देगा। इसके बारे में हम जब बायो में पढ़ेंगे तो बायो में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह से क्या होते हैं? एटम्स। अगर हम एटम्स की बात करें, तो एटम जैसे हमने मान लिया, ये लिया हाइड्रोजन, लिया, तो ये क्या है? एक एटम। फिर हमने एक और हाइड्रोजन ले लिया, दो हाइड्रोजन, ये दोनों ही एटम है। फिर हमने दोनों हाइड्रोजन को मिला लिया, तो ये हो गया H2। ये एक मॉलिक्यूल है। हालांकि देखो, हाइड्रोजन को हमने इससे छोटे पार्ट में हम तोड़ नहीं सकते, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो हाइड्रोजन है तो वो एक एटम है। एक यानी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल को इन्होंने बनाया। तो जैसे ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होगी, तो ये हो गया क्या? एक पदार्थ। तो ये हुआ एक एटम, ये हुआ दूसरा एटम, और इससे बना क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अणु। और ये हुआ परमाणु। तो दो परमाणुओं के मिलने से हमने एक अणु बनाया। तो यहाँ के अगर हम प्लास्टिक देखते हैं तो प्लास्टिक में बहुत सारे यानी मिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एटम मिले होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स मिले होंगे, तब जाके एक प्लास्टिक बनी। इसको हमने बोल दिया पदार्थ। अब पदार्थ के इतने सारे एग्जाम्पल, जैसे प्लास्टिक है, और प्लास्टिक के थैला हो गया, ये पाइप हुआ, ये क्ले मिट्टी सभी लोग जानते हैं। और फिर ग्लास मतलब कोई भी बोतल, ग्लास की, कांच की बोतल। फिर ओड, लकड़ी। लकड़ी के बाद फिर बात करेंगे स्पून मतलब मेटल मतलब धातुएं। फिर ये ओड, लकड़ी, ये वैक्स मतलब मोम, ये रबर की चप्पलें,
फिर पेपर, पेपर में बहुत सारी चीज़ हम यूज़ करते हैं, हालाँकि हमारी रजिस्टर, कॉपीज़ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब पेपर्स की होती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एटम्स की। एटम्स के बारे में हम समझ चुके हैं, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको हम तोड़ और भी छोटे पार्ट में तोड़ ना सके, जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को बरकरार रखता है और इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। नाभिक, नाभिक में मतलब नाभिक मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु देखो यानी एटम जो होते हैं स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह सकते। अणु या आयन बनाने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ सकते हैं। परमाणु अच्छा है क्या? परमाणु पदार्थ की मूल इकाई है। यह सबसे छोटे कण होते हैं जिसे किसी तत्व को उसकी रासायनिक पहचान खोए बिना विभाजित किया जा सकता है। परमाणु की संरचना, परमाणु में एक नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब जैसे मान लिया हमने इसमें ये दिया गया, ये एक हमने कह दिया न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ देखो, जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, ये मार्स घूम रहा है, तब मंगल, फिर वीनस, फिर मरकरी, ये जितने प्लैनेट मतलब ग्रह घूम रहे हैं ये सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसको हमने मान लिया एज अ न्यूक्लियस, और इस इधर इधर जितनी प्लैनेट घूम रहे हैं वो सब के सब हैं हो गए इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो न्यूक्लियस के अंदर हैं। अब परमाणु अणु बनाने के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक समूह है जो रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं, यानी रासायनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी पदार्थ यानी मैटर की मौलिक इकाई को परमाणु कहते हैं, केवल ऊर्जा को छोड़कर। अब ऊर्जा, ऊर्जा को ना हम देख सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे कागज है, कागज के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा को हमने यानी कागज को हमने जलाया तो ऊर्जा के रूप में यानी आँच के रूप में हमको मिली। फिर दिया है परमाणु, देखो होते कितने, तीन तीन तरह की, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो निगेटिव चार्ज होता है, इसमें दिया गया है, ये रहा, इस पे होता है निगेटिव चार्ज। या कणिका धातुओं में निगेटिव चार्ज का परिवहन है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया कितना, क्या चार्ज मतलब आवेश। लिखते किससे हैं? स्मॉल क्यू से। अगर इसकी हम स्मॉल क्यू या फिर स्मॉल ई से लिख देते हैं, कई बार इस तरह से लिख देते हैं। इसकी खोज किया था जे थॉमसन। थॉमसन हम साइंटिस्ट हैं। अगर इससे मास की बात करें, मास मीन्स द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्या किलोग्राम। अगर मास पर यूनिट हम निकालें, मास पर यूनिट की बात अगर हम करें तो मास पर यूनिट अगर हम देखते हैं
तो ये आएगा 0.0054। अगर अप्रॉक्सीमेट हम देखें, औसतन, अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो कितना आएगा, 0। तो ये जो चैम्बर दिखाई दे रहा है ये है इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, इसको हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन। यानी ई के ऊपर अगर हम इस तरह से माइनस कर देते हैं तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 क्या, कूलम। यानी क्यों, अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम मात्रक की बात करें तो वो है कूलम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सबसे ऊपर लिखा है। पॉजिटिव मतलब धनावेशित होता है। प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज। अब इसका आवेश कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻19। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन का देखा था, उसमें माइनस में था, इसमें प्लस में, बस इतना फर्क है। उसके ऊपर e के पावर -1 था, इसके के ऊपर p के पावर +1 है, यानी रिलेटिव चार्ज उस पर -1 था, इस पर +1 है। फिर अगर हम मास देखें, मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27। उसमें कितना था, माइनस, यानी 9.1 इंटू 10⁻31 था। फिर अगर हम मास पर यूनिट देखें, मास पर यूनिट उसमें था 0.0054, इसमें कितना है 1.00727। अगर अप्रॉक्सीमेट हम देखें तो यानी 1 आ रहा है। ये होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें, जस्ट सेकेंड, फिर अगर हम यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसको खोजा था किसने, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने, गोल्डस्टीन। अब ये इसमें दिया है, देखो ये है एटम, ये इसमें अंदर देखो रेड जो दिखाई दे रहे हैं ये है प्रोटॉन, और ये इधर जो घूम रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन, नीले जितने। फिर येलो वाले भी न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और बाकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हालांकि इसमें जो दिया गया है रदरफोर्ड, कई बुक्स में रदरफोर्ड की जिक्र होती है। रदरफोर्ड ने सिर्फ नाम दिया था प्रोटॉन का, खोजा किसने था, गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने। तो कई बार कुछ होता है, एक बहुत ही पुराना, ये लिखा है ईंट पग नाच। ई फॉर क्या है, इलेक्ट्रॉन,
और टी क्या है? थॉमसन। खोजा किसने था? थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। और पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज था। और ई मतलब गा फॉर गोल्ड स्टील। और ये एन क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा मतलब चैडविक, इसको खोजा था चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। न्यूट्रॉन हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं, किसने खोजा था? चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। इस पे चार्ज कितना होता है? वो होता है 0। कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। चार्ज कितना होता है? 0। और अगर हम मास की बात करें, मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27। मास पर यूनिट की अगर हम बात करें, मास पर यूनिट जो होता है लगभग 1.00867, लगभग मतलब मास पर यूनिट अगर हम अप्रॉक्सीमेट देख लें, औसतन देखें तो कितना है? 1। फिर अगर कोई पूछ ले कि एटम क्या है, तो हम देखेंगे इसमें साफ दिखाया गया है। एटम जैसे कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ये सब के सब क्या है? एटम। फिर देखो हमने हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन यानी 2 एटम को मिलाया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन को भी मिलाया तब भी मॉलिक्यूल बना। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एटम, 2 एटम, 2 एटम से मिलके H2 क्या बन गया? मॉलिक्यूल। फिर एक हमने क्या लिया, मतलब 2 हाइड्रोजन लिए और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन, हालांकि इस तरह रखते हैं हाफ, और हमने फिर से रिएक्शन की तब बन गया H2O। ये हुआ पानी। तो ये क्या बना? कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। और ये क्या हुआ? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये क्या हुआ? एटम। ये हुआ एटम। यानी कितने एटम? 1 2, 2 एटम मिले तो एक मतलब मॉलिक्यूल बना। फिर हमने इसको हमने फिर एक एटम के साथ जोड़ दिया तब बन गया कंपाउंड। ये है परमाणु। ये परमाणु, ये अणु। परमाणु और ये यौगिक। कई बार बहुत सारे जब कंपाउंड्स मिल जाते हैं तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। I hope everybody are understand for this beautiful lectures.